तो हम लोग जो है आज पार्ट 2 करने वाले हैं आर्ट ऑफ टीचिंग। और ये प्रैक्टिस सेट यानी कि एग्ज़ाम तक चलता रहेगा, ठीक है। और आप इसमें से बहुत ही देखना कि 30 में से आप लोग लगभग जो है परीक्षा में 27-28 कर लोगे, पक्का गारंटी है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर सीरीज है। एक इसके पहले हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट कर लिया, आज जो है सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और सवाल बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ा सा आज लेवल अप रहेगा। तो कह रहा है कि रचनावाद सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो सबसे पहले सारे ऑप्शन का जो है ये जो अधिगम और सिद्धांत दिए गए हैं सारे का जो है पहले पढ़ता हूँ। अच्छा, रचनावाद, ठीक है। ये रचनावाद का सिद्धांत अ, कौन दिए थे? तो सबसे पहले ये जो है ब्रूनर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि ये रचनावाद है क्या। सबसे पहले यदि बात किया जाए रचनावाद के बारे में, तो देखना दोस्तों कि जब आपके पास पूर्व ज्ञान हो, ठीक है, पहले से जो ज्ञान अर्जित कर रखे हो, ठीक है, या एक्सपीरियंस से कोई काम का, और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके पास अनबिलीवेबल थिंकिंग हो, यानी कि माइंड ब्लोइंग थिंकिंग हो, और दोनों का कॉम्बो ही रचनावाद कहलाता है। इतना ध्यान रखना भाई, आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो और हाई थिंकिंग हो, दोनों को मिला दो तो ये रचनावाद। और ये इन्होंने ब्रूनर जी ने दिया था, ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि जो है ये लर्निंग जो है एक्टिव है, ठीक है, यानी कि एक्टिव लर्निंग का जो है प्रतिपादन इन्होंने ही रचनावाद का सिद्धांत और एक्टिव लर्निंग जो है ब्रूनर ने ही दिया था, ठीक है। तो ये जो है आप याद रखना। अब सेकेंड जो है व्यवहारवाद, ठीक है। अब व्यवहारवाद में क्या कहता है दोस्त, और व्यवहारवाद का जो है प्रतिपादक किसने किया था? थोड़ा सा अगर राइटिंग खराब हो तो, हाँ, ये है स्किनर जी ने, ठीक है, B.F. स्किनर इनका नाम है। अब इसमें क्या कहा गया व्यवहारवाद में, ध्यान से देना कि यदि आपने कोई व्यवहार किया, ठीक है, व्यवहारवाद यानी कि जैसे आपकी बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार यही कहते हो ना। तो आकार देने में, मतलब व्यवहार में आपको चेंज करने में कोई जो है भूमिका आती है सुदृढ़ीकरण, इसे कहते हैं, मतलब निष्ठा, है ना, दंड की भूमिका पर केंद्रित हो आपको, यानी कि ट्रेंड किया जाए। अगर ये नहीं करोगे तो वो होगा, और अच्छे व्यवहारवादों के लिए ये सब करना पड़ता है, टीचर लोग भी करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया कि जो है पुरस्कार भी दे सकते हैं, यानी कि आपने कहा कि ये गेम जीतोगे तो ये पुरस्कार मिलेगी, तो वो भी एक व्यवहार में परिवर्तन ला देता है, ठीक है, यानी कि गेम हासिल करने में जुट जाते हो। अब तीसरा चलते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत। भाई सामाजिक अधिगम सिद्धांत इन्होंने, मतलब व्यवहारवाद जो है सामाजिक किसने दिया था सामाजिक अधिगम? तो ये जो सामाजिक अधिगम दिए थे ये अल्बर्ट वेंडूरा जी ने दिए थे। तो इसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ वेंडूरा जी, ठीक है, वेंडूरा। अच्छा, ये वेंडूरा जी क्या बोले थे? सबसे पहले ध्यान देना कि ये जो सिद्धांत है अवलोकन, ठीक है, ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग समझते हो? भाई सबसे पहले किसी चीज़ को 4-5 मिनट देखना, ऑब्जर्व करना, उसके बारे में देखना, है ना। अब ये तो आम बात है ना। और ऑब्जर्व और मॉडलिंग के माध्यम से, मॉडलिंग समझते हो? देखो वो मॉडलिंग नहीं, वहाँ पे जैसे वो मॉडल लोग चलते हैं, मॉडलिंग मतलब आपका जो जो भी बिहेवियर में आ गया, आपकी जो शैली है, ठीक है, विचार शैली, थॉट, ये सब मॉडलिंग में आ गया, ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब ये जो है सामाजिक अधिगम महत्व पर प्रकाश सीखने में डालता है, मतलब प्रकाश डालता है, ठीक है। अब बेंडूरा जी ने यानी कि गुड़ियों का प्रयोग ने दिखाया, मतलब एक सामाजिक अधिगम, एक गुड़िया यानी कि उनकी कोई बेटी होगी, ठीक है, तो उन पे जो है प्रयोग देखा कि कैसे जो है व्यक्ति दूसरे को देखकर व्यवहार सीखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, यही जो है सामाजिक अधिगम में उन्होंने अल्बर्ट बेंडूरा जी ने एक अपनी गुड़िया यानी कि बेटी समझ लो, ठीक है, या फिर कोई बच्ची थी, उसको एक फिल्म दिखाया गया, और फिल्म में जैसे जैसे हर रोल किरदार बदलता वैसे वैसे वो रोल अपना करती थी, ठीक है। यानी कि अभी लड़ाई वाला है तो लड़ाई, हंसी वाला है तो हंसी, और या फिर कहो तो वो कार्य कर रहा है तो वो काम करने लग जाते थे। तो इस तरह से ये जो है सामाजिक व्यवहारवाद कैसे उस पर इफेक्ट कर रहा था, सामाजिक सिद्ध अधिगम, ठीक है। तो ये हो गया था वेंटूरा जी दिए थे सामाजिक अधिगम, ये सब याद रखना भाई, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है अधिगम के बाद ये संज्ञानात्मक विकास, ये संज्ञानात्मक विकास सभी को पता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे, और ये सभी लोग जानते हैं ना सब जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे जो कि 4 चरणों में यानी कि फोर्थ स्टेज में बांटे थे। अच्छा, ये फोर्थ स्टेज कौन कौन था भाई? तो संवेदी गामक अधिगम, ठीक है, संवेदी। दूसरा क्या था? पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, सॉरी, हाँ ठीक है,
ओ भाई लिखा क्यों नहीं रहा। हाँ, तीसरा हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक। अच्छा, चौथा हो जाएगा औपचारिक अन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, औपचारिक अन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग औप, ठीक है। तो ये चार सिद्धांत जीन प्याजे दिए थे और जीन संज्ञानात्मक विकास, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। अच्छा, डी का प्याजे, प्याजे कहाँ हो जाएगा भाई, तीन, तो डी का तीन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखो भाई आप एक भी इसमें जान रहे थे तो ये जो आंसर होगा डी का, यानी कि प्याजे ही ऑप्शन था और ऑप्शन भी एक ही था डी में तीन, ऑप्शन कौन सा हो जाता भाई, ए। देखा भाई, मतलब पता भी नहीं रहता तो आप जो है ऑप्शन इस तरह से एलिमिनेट कर सकते थे। अच्छा, अगला सवाल है फिर से वही, यानी कि मिलान करने वाला, और ये सब सवाल आपको दिखेंगे भाई एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा सा टफ होगा एग्जाम, तो आप जो है यानी कि आसान तो करके जा नहीं सकते हो, थोड़ा सा हार्ड लेवल रखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें उतना व्याख्या नहीं करूँगा, ठीक है। व्याख्यान विधि और ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोजन विधि, सुकराती विधि। अच्छा, व्याख्यान विधि किस, मतलब फोकस किस पे करता है व्याख्यान विधि, ये जो है मतलब आपकी जो आपके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है, ठीक है, स्मृति आधारित, समझते हो, जो आपने पढ़ रखा है, तो व्याख्यान विधि ये जो स्मृति आधारित अधिगम होता है, शिक्षार्थी जो है सीधे जानकारी प्राप्त करता है और यह शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण होता है। व्याख्यान में शिक्षक जो होते हैं शिक्षक केंद्रित होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वही व्याख्या करते रहते हैं, ठीक है, तो यह स्मृति आधारित हो जाएगा, यानी कि एक का दो हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक में क्या कहता था भाई, ये ह्यूरिस्टिक समस्या समाधान का खोज करता था, ठीक है, समस्या प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम सोल्विंग था, ठीक है, प्रॉब्लम सोल्विंग। अच्छा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई, समस्या समाधान पर खोज, तो यानी कि बी का कौन सा हो जाएगा, तीन, ठीक है, अब तो मिल गया। अच्छा, ये परियोजना विधि क्या होता था भाई, परियोजना विधि जो होता था केंद्रित दृष्टिकोण होता था, यानी कि अधिगम पर ही केंद्रित होता था, ठीक है, प्रयोजन विधि, यानी कि आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता था तो कोई टॉपिक रहता होगा और उसी टॉपिक से रिलेटेड जो होता है लर्निंग आपके यानी कि लर्निंग केंद्रित होता है, यानी कि आपके पास जो नॉलेज है, नॉलेज के बेस पे आपको जो है सर्च करना है, सर्च के आधार पर वो टॉपिक परियोजना तैयार करना है, ठीक है, तो ये अधिगम केंद्रित केंद्रित होता था, तो यह सी का हो जाएगा एक। और डी का सुकराती विधि तो पूछताछ आधारित हो जाएगा, तो भाई डी का हो जाएगा चार। अब डी का चार ऑप्शन में कौन कौन हो जाएगा भाई बता दो, तो डी का चार दो में दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए का दो, ए का दो, ए वाला ऑप्शन आंसर हो गया। अगला सवाल है तीसरा सवाल हम सब पहुँच गए हैं, निर्देशात्मक डिजाइन के निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करना है भाई। निर्देशात्मक के बारे में पहले ध्यान दो, ये निर्देशात्मक क्या होता है कि जैसे आपने अभी रचनावादी अधिगम के बारे में पढ़ा, जैसे इसमें कहा है कि पूर्व ज्ञान से नई जानकारी को जोड़ना, तो ये सही बात है भाई, ठीक है, पूर्व ज्ञान से हमेशा जो है नई जानकारी को जोड़ने में हासिल करना, ये सिद्धांत लगा रहता है। छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करना, भाई तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करना यानी कि जैसे कि बातचीत के माध्यम से, ठीक है, बातचीत के माध्यम से शिक्षार्थी जो होता है, मतलब शिक्षक बच्चे जो होते हैं अपनी समझ को किसी रचनावादी शिक्षण के समर्थन में ये जो है प्रदान करते हैं। अपनी स्वयं की अधिगम के मार्ग पर शिक्षार्थी नियंत्रण पर बल देना, भाई यहाँ पे देखो कि रचनावादी वातावरण है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट है, तो उसमें एक मुख्य विशेषता क्या होता है जिसमें वह सेल्फ यानी कि स्वतः और पर्सनली व्यक्तिगत शिक्षण को प्रोत्साहित करता है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। अधिगम के परिणामों को मापने के लिए उच्च दाव पर लगे परीक्षण को प्रोत्साहित करना। अब देखो भाई, ये जो है मतलब अधिगम के परिणामों को मापने के लिए ये संरेखित नहीं होगा भाई, ठीक है, यानी कि रचनावाद योगात्मक को उच्च दाव पर जो लगे परीक्षण होते हैं रचनात्मक आकलन और जो है प्राथमिकता देती है, ठीक है, तो ये चार नहीं होगा, तो ऑप्शन एक दो और तीन हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, ये फोर्थ सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अधिगम के सबसे प्रभावी कारक हैं भाई, अधिगम के सबसे प्रभावी कारक कौन सा हो जाएगा, क्या सरकारी नीति होगा, नहीं, पहले ही हटा दो, तो ये जिसमें है पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, अब दो बच गए। अभी प्रेरणा होगा, तो अभी प्रेरणा होगा भाई, ठीक है, मतलब अभी प्रेरणा हो जाएगा। अधि क्षमता, क्या अधि क्षमता हो सकता है, अधि क्षमता, हाँ भाई ठीक है। एफिशिएंसी, अभिरुचि, हाँ भौतिक सुविधाएं, सुविधाएं नहीं मतलब होगा, तो बी सी एंड डी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन दो हो जाएगा। अगला सवाल है ये फोर,
कितने सवाल हो गए? 1 2 3 4 5वें सवाल है, ठीक है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए भाई, बताओ शिक्षण का मुख्य उद्देश्य आप में क्या होना चाहिए? तो भाई यहाँ पे ध्यान देना कि छात्रों को आत्म विकास सबसे पहले जो जो होना चाहिए शिक्षण के अन्य उद्देश्य से पहले देख लो, ठीक है। और इसमें जो होगा उसको एलिमिनेट कर देना ऑप्शन, ताकि आपको रिवीजन पहले तो आत्मविश्वास, यहाँ पे आत्मविश्वास विकसित करना होगा। अब सारी आवश्यकताओं को, यानी अब सारी थिंकिंग होना चाहिए, अब सारी आवश्यकताओं को जो है संबोधित करना पड़ेगा। तीसरा हो जाएगा आजीवन चलने वाले, मतलब आपके लाइफ टाइम जो है साथ दे वैसी शैली, यानी अधिगम सीखना चाहिए। और बढ़ने और विकसित होने की क्षमता, यानी कि विकसित होने पर जोर देना चाहिए, ठीक है। विकसित होने की क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस अच्छे नोट्स लिखवाना, ये कहाँ हुआ भाई? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार होकर छात्र करना, विषय से संबंधित जानी पड़ना, छात्रों की चिंतन शक्ति को विकसित करना। तो आंसर यही हो जाएगा भाई, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है ये हो जाएगा छठा सवाल। खेल विधि छात्रों में क्या विकसित करती है? अच्छा, खेल विधि से बच्चों में क्या विकसित हो जाता है, बताओ बताओ भाई। तो केवल संज्ञानात्मक विकास, केवल शारीरिक विकास, या फिर केवल संवेगात्मक विकास, या फिर संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास, बताओ कौन सा होगा? अच्छा, सबसे पहले ये खेल विधि किसने दिया था? तो एच कैल्डवेल कुक ने, ठीक है, एच कैल्डवेल कुक ने इनमें कहा था कि जो आप खेल के विधि से, यानी कि ज़्यादातर जो होता था गतिविधि पे आधारित होता था, और अपने ही अनुभव पे जो है सीखता था। बच्चे जो है अलग अलग लोगों के बीच जो होते थे सीखने के लिए, अपने घर और बाहर के लोगों से मिलने के लिए निकलते थे, और उनके साथ जो होते थे शिक्षक शामिल होते थे। अब ये जो पूरी जो है दृष्टिकोण में बच्चों के लिए जो है आसान अधिगम बनाता था। आप भी पहले खेल खेल में बहुत कुछ सीखे होंगे। तो क्या केवल संज्ञानात्मक विकास होगा? तो इसमें तीनों हो सकता है भाई, ठीक है। संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास तीनों होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें 4 हो जाना। अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। ये 7वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की गुणवत्ता का सूचक है भाई, इंडिकेटर है। तो यानी कि कौन सा शिक्षण की गुणवत्ता जो है सूचक होता है, बताओ। ऑप्शन कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि, या फिर क्लास में छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों के मानक, या फिर क्लास में छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों के मानक, या क्लास का उत्तीर्ण होने का प्रतिशत। तो ये तो कोई होगा ही नहीं, ठीक है। क्लास में छात्रों द्वारा पूछे गए सवाल, हाँ ये हो सकते हैं, ठीक है, सवाल, यानी कि रखने, शांति बनाए रखने से कोई मतलब नहीं है। अगला सवाल है अ, हो जाएगा 8वां, शिक्षण के किस स्तर में शिक्षार्थी को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच बीच भेदभाव करने का अवसर मिलता है, बताओ भाई। और स्मृति स्तर पे, या फिर समझ स्तर पे, या चिंतन स्तर पे। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपको जो है ये सब भेदभाव करने के अवसर प्रदान होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, ठीक है। तो ये भेदभाव कब आ जाता है? समझ स्तर पर हो जाता है, समझे। तो अच्छा, स्मृति स्तर पे थोड़ा सा डिटेल से, मतलब थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सूत्रों और नियमों पे आधारित होता है, ठीक है। स्मृति स्तर पर जैसे आपने रूल नियम सब पढ़ रखे हो, मैथ में लगा दोगे। शिक्षण बोध स्तर, अब चिंतन स्तर देख लो भाई। तो ये मतलब किसी चीज़ के बारे में गहराई से चिंतन करना, ठीक है, ये भी होता है। किसी समस्या को उठाना, ठीक है, तो ये भी होता है चिंतन स्तर। अच्छा, विकास स्तर, इसमें क्या होता है? प्रभाव और भावनाएं होती है, ठीक है, इफेक्ट और इमोशन, ठीक है, भावनाएं, इमोशन। चलो इतना याद रखना, शॉर्ट में बता दिया। 9वां सवाल, छात्र केंद्रित क्लास में डैश के लिए होती है। अच्छा, छात्र केंद्रित कब होगा भाई? तो व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने के लिए, शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को कम करने के लिए नहीं होगा, पूर्व ज्ञान का बीज समरण रोट रोट मतलब रटना नहीं है, पूरी कक्षा को सम्मिलित करने के लिए। तो व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने के लिए आंसर यही होगा, यानी कि छात्र केंद्रित क्लास जो होगा, कक्षा जो होगा, व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने के लिए, ठीक है। अगला सवाल है 10वां हो जाएगा, कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन
में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये शिक्षण किस स्तर पर, तो अभी हमने बताया भाई ये कैसे हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ स्तर पे, समझ तो ही नहीं भाई, तो यहाँ पे अवबोध स्तर भी हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पे समझो एक पिरामिड बना होता है, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, 2 3 4, एक हो जाएगा भाई 5। सबसे नीचे क्या होता है भाई, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबर होता है, सॉरी रिमेंबर, अंडरस्टैंड, जैसे कोई चीज़ आपने पढ़ा, ज्ञान लिया, फिर उसको समझाया, ठीक है, समझे, फिर अप्लाई किए, उसके बाद एनालाइज किए अप्लाई करके, आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है, फिर इवैल्यूएट मूल्यांकन किए, ठीक है, उसके बाद क्रिएट कर दिए कोई चीज़। तो ये होता है कोई ओरिजिनल वर्क, यानी कि कोई चीज़ प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, और ये इवैल्यूएट मतलब जस्टिफाई किया, ठीक है, कोई डिसीजन लिया, जस्टिफाई किया। एनालाइज क्या होता है, ये कनेक्शन मतलब आइडियाज़ के कनेक्शन बैठाता है। अच्छा, अप्लाई क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन को न्यू सिचुएशन में डालना, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, आइडियाज़ को एक्सप्लेन करना, ठीक है। अच्छा, रिमेंबर क्या होगा, कोई रिकॉल जो है फैक्ट को रिकॉल करना, बस इतना ही होगा। तो इसमें जो हो जाएगा अवबोधन, ब्लूम्स, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, ये क्या है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अगला सवाल है, ये 11वां सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की गुणवत्ता का सूचक सूचक है, कौन सा हो जाएगा भाई, बताओ। कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि, कक्षा में छात्रों द्वारा पूछे गए सवाल है, ये फिर से सवाल आ गया था। ये 12वां सवाल है, अधिगम उद्देश्यों का अर्थ क्या होता है, अधिगम उद्देश्यों का क्या अर्थ होता है भाई, बताओ। आंसर ऑप्शन कौन सा आएगा, अधिगम अनुभव, संक्षिप्त परिणाम, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4, अभिप्रेत अधिगम परिणाम, ठीक है। जब पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो सवाल भी नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल चलता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सबसे प्रभावी कारक है, बताओ भाई, सबसे प्रभावी कारक कौन हो जाएंगे, तो सरकारी नीति नहीं होगी, अभिप्रेरणा, क्षमता, अभिरुचियाँ, भौतिक सुविधाएं नहीं होंगी, ठीक है, तो बी, सी और डी हो जाएगा। अगला सवाल है, ये हो जाएगा 15, ठीक है, किसी छात्र या 14 द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने का सबसे अच्छा तरीका है, मतलब कोई छात्र दे दिया गलत आंसर, ठीक है, अब आपको कोई यानी कि रिएक्शन देना है, तो सबक न सीखने के लिए उसे डांटना, तो भाई तो ये आंसर हो जाएगा क्या, नज़रअंदाज करोगे नहीं, किसी अन्य छात्रों के पास चले जाओगे, सबक सिखाओगे नहीं, समझाने के लिए वो गलत उत्तर क्यों हुआ, ये जो है हाँ पूछना पड़ेगा। अगला सवाल है, 16वां हो जाएगा, कक्षा में चर्चा अधिक प्रभावी होगी यदि चर्चा का विषय डैश है, तो प्रस्तुत नहीं किया गया है, बिना परिचय दिए बोर्ड पर लिखा गया, छात्रों के पहले से सूचित किया गया है, कोई भी विकल्प सही नहीं है, मतलब चर्चा का विषय कब बन जाएगा भाई, बताओ। तो देखिए सर, यानी कि जब आप छात्रों को पहले से सूचित कर देते हो कि कल मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, तो ये जो है यानी कि जैसे पहले से किसी विषय के बारे में सूचित कर देते थे, तो ये जो चर्चा है शामिल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पूर्व ज्ञान को बेहतर से संपर्क करके उसे प्रोत्साहित करता है, समझिए। अगला सवाल, 17वां, उदाहरणों एवं तथ्यों के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचना किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है, मतलब पहले उदाहरण फिर चलते हैं, यानी कि एग्जाम्पल टू रूल, ये समझ लो भाई, एग्जाम्पल टू रूल। अच्छा, निगमन में क्या होता है, पहले रूल आता है फिर एग्जाम्पल आता है, ये होगा नहीं, तो आगमन विधि हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा 19वां, 18वां हो जाएगा, छोटे बच्चों को पढ़ाते समय संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आमतौर पर सबसे प्रभावी है, जब आप बच्चे को, छोटे बच्चे को पढ़ाते हो, घर में कोई होंगे छोटे, ठीक है, भांजा भांजी, तो क्या है जो है, केवल अमूर्त जटिल शब्दावली, व्यक्तिगत कार्य नहीं, खेल भावना से, व्यवहारिक गतिविधि से और वास्तविक दुनिया से रिलेट करके आपको पढ़ाना पड़ेगा भाई, ठीक है, समझिए। अगला सवाल, ये हो जाएगा 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के सार का सबसे अच्छा वर्णन करता है, दोस्तों ये जो हो जाएगा बाल केंद्रित
तो आंसर कौन सा हो जाएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा था। रटने वाला हटा दो भाई, निष्क्रिय हटा दो भाई, बच्चे समग्र विकास को प्राथमिकता देता है और संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक पहलू पे शामिल होता है। कठोर रूप से निश्चित शिक्षार्थी आवश्यक अनुकूल नहीं होता है, मतलब अनुकूल होता है भाई, तो ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेट से बना सकते थे। आगे सवाल संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में अवरोधक नहीं है। ठीक है, मतलब कौन सा संविधान में अवरोधक नहीं है भाई, तो अंतर्दृष्टि हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अंतर्दृष्टि। अगला सवाल है 21वां, निम्नलिखित में से कौन सी विविध शिक्षार्थियों को सुलभ स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का अर्थ है। कह रहा है कि शिक्षार्थी को सुलभ स्वरूप यानी कि ऐसे समझो भाई, टीएलएम, टीएलएम समझते हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल में कौन सा हो जाएगा, शिक्षण अभ्यास के सार्वभौमिक प्रारूप, मानवतावादी दृष्टिकोण, अधिगम के सार्वभौमिक प्रारूप, सार्वभौमिक समावेश शिक्षा, नैतिक विचार। तो यहाँ पे जैसे शिक्षार्थी को लाभान्वित करता है, कैसे करेगा भाई। सबसे पहले तो आप शिक्षण अभ्यास को सार्वभौमिक संकेत दें, ऐसे उपकरण जो उद्देश्यों को पूरा करने वाले इनपुट प्रदान करता हो। ठीक है, और ऐसा समझ लो कि माहौल को विकास करना, प्रभावी ढंग से नियोजित करना, ठीक है, विभिन्न प्रकार की रणनीति संसाधन प्रदान करना, ये सब आ जाता है इसमें। ठीक है, अगला सवाल है ये हो जाएगा 22वां। ठीक है, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण का उपयुक्त विधि होता है, मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, अब उसमें शिक्षण के लिए कौन सी विधि ज़्यादा होगा, तो ये खेल विधि हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल है 23, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या होता है। शिक्षार्थी केंद्रित समझते हो भाई, नहीं समझते हो, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो, मतलब शिक्षार्थी केंद्रीय किस बच्चे को, ठीक है, जो स्टूडेंट्स है उनको केंद्र में, सेंटर में रखा जाता है, यानी कि गोला बना के बीच में नहीं रखा जाता भाई, मतलब उसको मान लिया जाता है कि यहाँ पे स्टूडेंट की ज़्यादा है संख्या, अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट को पढ़ाना है, सिखाना है, केंद्र में रखा जाता है और उनके ही अनुभव और जो उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है, उनको प्रदान किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है भाई, तो शिक्षण केंद्रित में शिक्षण का अर्थ है निष्क्रिय नहीं, सीखने में मंद होते हैं नहीं, उसे करने का अवसर दिया जाता है, शिक्षण अधिगम को, प्रक्रिया को मार्गदर्शन करता है, तो ये हो जाएगा। बहुत कम जानते हैं, ये सब निगेटिव बात करना ही नहीं है भाई, नहीं तो बच्चे गुस्सा जाएंगे। ठीक है, तो आज यही तक सवाल रखते हैं, और अच्छा कुछ पॉइंट हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 2 वर्ड 3 वर्ड आते हैं, अब ये सब ध्यान रखो भाई, वर्ड इसमें टर्म बहुत ही मायने रखता है। सबसे पहले पाठ्यक्रम क्या हो जाएगा, देखो पाठ्यक्रम केंद्रित, तो इसमें क्या होता है कि शिक्षक द्वारा, जैसे आप शिक्षक बनोगे, ठीक है, शिक्षक द्वारा जो वितरित किए जाने वाले पाठ्यक्रम, जैसे आपने आके ये कहा कि आज ए पढ़ना है, पूरे जो है होल सिलेबस में ये पढ़ना है, तो विषय सामग्री को अधिक महत्व देता है, यानी कि पाठ्यक्रम केंद्रित में। ठीक है, ये पाठ्यक्रम सेंटर्ड है। अच्छा, इसमें शिक्षक केंद्रित एक बात होता है, ठीक है, एक शब्द होता है शिक्षक केंद्रित। अब इसमें क्या होता है कि शिक्षक जो होता है सक्रिय रूप से भागीदार होता है, शिक्षक सक्रिय भागीदारी को जो होता है, शिक्षार्थी जो है शिक्षक को क्या होते हैं, बैठ के सुनते हैं। अब ये शिक्षक केंद्रित हो गया। अभी एक समाज केंद्रित होता है। ठीक है, अब समाज केंद्रित में क्या होता है कि ये जो है स्टूडेंट्स या फिर कोई अपने बच्चे को, यानी कि चाइल्ड्स को कोई टॉपिक हो, कोई सब्जेक्ट हो, ठीक है, प्रॉब्लम हो और कोई टॉपिक मुद्दा अभी हमने बताया, तो उसको परिचित कराने में जो होता है समाज मदद करता है। यानी कि यूँ समझो कि आप स्कूल से घर से स्कूल गए, स्कूल से समाज भी सिखाता है। समाज में ये सिखाता है कि किसके साथ क्या व्यवहार करना है, कौन अपना है और आपके समाज के कौन है। ठीक है, ये सब भी अब तो सिखाया ही जाता है, किस तरह से व्यवहार करना है बड़ों के साथ, छोटों के साथ। ठीक है, आपके टॉपिक क्या रहना चाहिए। ठीक है, ये बात होता है भाई। और कोई टॉपिक यानी कि कोई शब्द आपसे पूछ दिया जाए तो ये सब बताना है। अच्छा, एक और विधि जो है, विधि के बारे में पढ़ाता हूँ, एक सेकेंड बताना। जैसे आपको दे दिया प्रयोगशाला विधि, बार बार आ रहा था, प्रयोगशाला विधि, प्रोजेक्ट मेथड इसे कहते हैं इंग्लिश में। अच्छा, एक होता है समस्या समाधान, समस्या समाधान आई थिंक सबको पता होगा।
और एक होता है प्रयोजन विधि, प्रयोजन विधि। अच्छा मैंने इसमें प्रोजेक्ट बोल दिया क्या, प्रोजेक्ट इसको कहते हैं, प्रयोगशाला लैबोरेटरी विधि। अब इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले ये देखो समस्या समाधान वाला, ये अधिगम जो होता है, लर्निंग जो होता है शिक्षार्थियों के सक्रिय यानी कि एक्टिव लर्नर होता है, एक्टिव एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, जोर देता है इस पे, ठीक है। क्यों देता है भाई, कि शिक्षक जो होता है छात्रों के लिए कोई प्रॉब्लम देता है, प्रॉब्लम यानी कि सवाल बनाता है, समस्या जो स्थिति उत्पन्न करता है और उन्हें बिना किसी हेजिटेशन के यानी कि बिना किसी भ्रामक के, बिना किसी भय मुक्त वातावरण में समस्या को समझता है और उसे फिर डील करता है, सोल्व करता है। अच्छा प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, ये मन और हाथ दोनों की अधिक भागीदारी रहती है, बस इतना ही रखना, मन और हाथ, ठीक है। अच्छा ये प्रयोजन विधि क्या होता है, ये प्रयोजन विधि में जो होता है छात्र स्वैच्छिक भागीदारी पर जोर देता है, स्वैच्छिक मतलब खुद जो है कितना जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना कार्य कर रहा है, कितना जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर जो अपने प्रयोजन विधि में काम लाता है, ठीक है। तो ये सब जो है वर्ड आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अच्छा एक होता है कलन विधि, ये सुने हो कलन विधि। कलन विधि में क्या होता है कि कोई जो होता है स्पेसिफिक जनरल स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट स्पेसिफिक कार्य होता है, ठीक है, वर्क होता है, स्पेसिफिक वर्क होता है, नियमों का एक युग्म होता है, ठीक है। कलन विधि में क्या होता है कि रूल होता है, रूल के साथ कोई करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया भाई। अच्छा और कोई वर्ड है तो नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही लास्ट में दो तीन जो है इसमें जो वर्ड आते हैं वो समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको जो है एग्जाम में कंफर्ट फील हो, आप जो है अच्छे से बना सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए।